सिद्धू जी हैं, उनकी जब वाइफ को कैंसर हुआ था तो उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए थे। उन्होंने बोला था हमने अपनी वाइफ को पेठे का पानी पिलाया था, उससे काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ। पेठे के पानी का कुछ रोल है? कैंसर सेल जब अपने को कीमो से या किसी से बचाता है, रेडिएशन से बचाता है, तो क्या करेगा, अपने अराउंड एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप करेगा। तो जितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा उतना कैंसर ठीक होने का चांस कम होगा। मैंने कैंसर एक बार कम कर लिया, अब मुझे अपनी बॉडी की सिस्टम्स को ऐसा डेवलप करना है जिससे मेरे को कैंसर वापस ना आने पड़े, या मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, या मेरे साइड इफेक्ट्स कम हो जाए। यहाँ पे जब हम बात करने आते हैं, यहाँ पे हम फिर और अपनी चीज़ों पे समझते हैं कि मैं ऐसा करूं जिसमें हम रोल आता है सुपर फूड्स का, जिसमें रोल आता है डाइट का, जिसमें रोल आता है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन का। हमें ये समझ आ गया कि हल्दी के अंदर एक जो एक्टिव कंपाउंड है कुरकुमिन जो है, वो जब मैंने एनिमल स्टडी देखी है, वो देखी, हमें 2 to 4 ग्राम लैब हमें समझ आ गया कि ये इस डोज पे काम करेगी। अब उतना कुरकुमिन देने के लिए हमें बहुत हल्दी खानी पड़ेगी। और दूसरा ट्रीटमेंट है, उसको एक पुश पॉजिटिव मिलेगा और उनका कैंसर कम होने में, ट्रीट होने में काफी हेल्प मिलेगी। क्या ऐसी चीजें हैं जो डाइट में शामिल करनी चाहिए? सुपर फूड्स जैसे हल्दी हो गया, ग्रीन टी हो गया, बेरीज हो गए, चीकू, बहुत मीठा अंगूर से प्रेफर करके मैं तरबूज, पपीता, सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके। बट अगर आप रेड मीट ज़्यादा ले रहे हो, उसका पॉइंट कम है, वो अगर स्पेसिफिकली आप कोलोन कैंसर के पेशेंट हो, आप रेड मीट ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप एग का क्या रोल होता है? एग को खा सकते हैं कैंसर पेशेंट्स? एग में अब किसी का प्रोटीन लॉस हो रहा है, स्टेज 4 पेशेंट है जिसका एल्बुमिन कम है, तो वो पेशेंट को अगर हमें प्रोटीन देना है तो हमें एग देना चाहिए। बट अगर किसी का एग मतलब प्रोटीन एडिक्वेट है, सब ठीक है, और ही वांट्स टू अवॉइड, देन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि मुझे एग देना ही देना है। कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? कैंसर को क्योर किया जा सकता है? कैंसर को जल्दी पकड़ रहा हूँ और कम लोड पे हूँ, तो मैं कैंसर को ठीक करने का चांस ज़्यादा रखता हूँ। अगर बॉडी में सब जगह फैल गया है तो उसमें ठीक होने का चांस कम हो गया। तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, जब पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, कैसे डिसाइड होता है कि किस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर इफेक्टिव होगा? चूज कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट? सपोजिटली मेरे को कैंसर है और इनको भी, मेरे साथ वाले किसी को कैंसर है, इन्होंने कीमो लिया, इनको असर आ गया, मैंने कीमो लिया, असर ही नहीं आया, मैंने टारगेटेड भी लगा ली, मैंने इम्यूनो भी लगा ली, फिर भी असर नहीं आ रहा। उसका रीज़न है कि मेरा कैंसर जो है रेजिस्टेंस पाथवे, इसको हम बोलते हैं जीन्स ऑफ कैंसर रेजिस्टेंस, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस बेसिकली, MDR, MRP, GST, ऐसी कुछ जीन है जो कीमोथेरेपी को काम ही नहीं करने देती। सो अब तक के जितने भी हमारे हेल्थ पॉडकास्ट रहे हैं, हमने कैंसर को काफ़ी अच्छे से समझा, कैंसर के ट्रीटमेंट पे भी हमने बात की है, लेकिन बहुत इलेबोरेटिवली उसके बारे में नहीं समझा है। हमने पहले बात की कैंसर क्यों होता है, उसके मेजर कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कैंसर के पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैंसर को किन किन तरीकों से ट्रीट किया जा सकता है। क्या कैंसर हो गया मतलब लाइफ का दी एंड है, या और भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे कैंसर पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, वो क्या क्या हैं। सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे, नो वाचिंग NBT लाइव। आज हमारे साथ कैंसर ट्रीटमेंट पर स्पेसिफिकली बात करने के लिए एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा की। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NBT लाइफ में। थैंक यू वर्षा जी, एंड सबको मेरी तरफ से नमस्ते, आपके पूरे व्यूअर्स को। एंड आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल एंड हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जिससे हो सकता है कि पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो लाइक आई सेड डॉक्टर कि आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर। तो अगर आप देखोगे, जिस भी व्यक्ति को कैंसर होता है, तो अगर उसको एक बार कैंसर हो गया, बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार कैंसर हो गया मतलब अब इसके आगे कुछ लाइफ नहीं है और लाइफ का दी एंड है, मतलब कोई और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और ट्रीटमेंट भी जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें कैंसर ट्रीटमेंट की, कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? कैंसर को क्योर किया जा सकता है? देखिए, आप सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले हमें समझना पड़ेगा कैंसर होता क्या है। कैंसर हमारे बॉडी का अपना ही सेल होता है जो किसी कारण से वो अपना पाथ भटक गया है।
अब सपोजिटली अगर मैं ओरल कैंसर की बात कर रहा हूँ तो टोबैको एब्यूज़ या किसी की वजह से मेरे मुंह के अंदर जो म्यूकोसा है उसमें ऐसे चेंजेस हो गए हैं जो वो अपना पाथ भटक के अब वो अनकंट्रोल ग्रोथ में चल रहा है। या अगर ब्रेस्ट कैंसर का है मिल्क डक्ट्स के अंदर ना जी, तो वो डक्ट्स के अंदर ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स मे बी ओवर एक्सपोजर ऑफ हार्मोन्स, कोई हार्मोन ज़्यादा हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हुई, या मेरा स्ट्रेस हुआ, या मेरी फैमिली हिस्ट्री में कुछ हुआ, तो वहाँ पे मेरे कैंसर सेल, अब फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर मैकेनिज्म है, मतलब हमारा म्यूटेशन को प्रिवेंट करने का मैकेनिज्म है, वो वीक होता है। तो अगर वो वीक है तो अगर मेरा स्ट्रेस ही सपोजिटली ज़्यादा हो गया तो मेरी म्यूटेशंस, या मैंने अब एक फीमेल ने स्मोकिंग करी या अल्कोहल पिया या ऐसा कुछ हुआ तो बाई चांस कोई म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन को ठीक नहीं कर पा रहा। ओके, सिमिलर इज द कॉन्सेप्ट फॉर एनी अदर पार्ट ऑफ इट, बट जो मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, गायनी कैंसर है, ये हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है और इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हो रही है। बट बाकी कैंसर्स भी मोटा मोटा ऐसे ही काम करते हैं। तो हमारा बॉडी का अनकंट्रोल्ड सेल है ड्यू टू कुछ जेनेटिक पाथवेज कुछ खराब हो गया। ओके, अब सबसे पहले तो ये है कि ये जो लोड कितना है, सपोजिटली छोटा सा लोड है तो ये अर्ली स्टेज हो गया, मतलब अभी ये यही है, हड्डी में नहीं गया, स्किन में नहीं गया, नोड्स में नहीं गया, या ब्रेस्ट कैंसर अभी ब्रेस्ट के छोटे से हिस्से में है और कहीं नहीं गया, तो ये अर्ली स्टेज कैंसर है। फिर हम बोलते हैं लोकली एडवांस का मतलब है कि यहाँ है या यहाँ है, लिम्फ नोड्स में चला गया या बोन तक चला गया पर बाकी जगह नहीं गया। फिर हम बोलते हैं स्टेज 4 या एडवांस, उसका मतलब है कि वो बॉडी की बाकी जगहों पे भी फैल गया है। ठीक है। तो अगर मैं कैंसर को जल्दी पकड़ रहा हूँ और कम लोड पे हूँ तो मैं कैंसर को ठीक करने का चांस ज़्यादा रखता हूँ। अगर बॉडी में सब जगह फैल गया है तो उसमें ठीक होने का चांस कम हो गया। दैट इज जब हम बात करते हैं स्टेजिंग की, क्या मतलब क्या है, मोटा मोटा स्टेजिंग का मतलब इतना ही है कि लोड कितना है बीमारी का। अब हम ये भी बोलते हैं कि अच्छा अर्ली स्टेज डिजीज है, क्या मैंने इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि नहीं 100% आप ठीक हो जाओगे? नहीं, हम बोलते हैं 80%, 90%, हम कभी 100% नहीं बोलते। अच्छा, और ये 80%, 90% किस चीज पे डिपेंड करता है? रीजन ये है कि अगर मैंने सर्जरी भी कर ली, मैंने कीमो भी दे दिया, मैंने रेडिएशन भी कर ली, बट 80% चांस है कि नहीं आएगा, बट 10-20% चांस है कि इसके बावजूद भी वापस आ जाता है। और जब हम एडवांस स्टेज की बात करते हैं, स्टेज 4 है या कुछ है, उसमें भी हम ये नहीं बोलते कि 100% आपकी डेथ होनी है, ऐसा नहीं बोल रहे थे। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि हाँ चांसेस ऑफ रिकरेंस या कंट्रोल बहुत कम है, बट ये है कि उसमें भी स्टेज 4 में भी कई 5-10% लोग हैं जो इसको सरवाइव कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका कि हमारा बॉडी का अपना ही सेल है, किसी कारणवश वो खराब हो गया है और अब वो बढ़ रहा है। जब वो बढ़ेगा तो वो एक ऐसी स्टेज पे बढ़ेगा जब वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा और सब जगह फैल जाएगा। अब इसमें जब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट का इशू क्या है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होगा कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन। जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये है साइडल ट्रीटमेंट, मतलब ये कैंसर सेल को मार देते हैं। मैंने कीमो दिया तो वो साइटोटॉक्सिक कीमो है जिससे वो डिवाइडिंग कैंसर सेल है उसको उसने खत्म कर दिया। सर्जरी की, मैंने उस लोड को उड़ा दिया, राइट। रेडिएशन से मैंने उसको जला दिया। यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो इसमें अब जब मैंने ऑपरेट किया तो मुझे नॉर्मल टिश्यू भी निकालना है। जब मैंने कीमो दिया तो मेरे बाकी सेल्स भी कुछ होंगे, जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनको भी इफेक्ट होगा। तो ये साइडल ट्रीटमेंट है। फिर अभी कॉन्सेप्ट आ गया नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं कि हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है। या अब हम बात करते हैं प्रोटॉन थेरेपी की जिसमें रेडिएशन प्रिसाइज हो गया। या हम बात करते हैं कि अब हम रोबोट यूज कर रहे हैं। रोबोट का मतलब है कि मैं और प्रिसाइजली सर्जरी कर रहा हूँ, इन्वेजन कम कर दिया। यही कॉन्सेप्ट है। ओके। अब हुआ क्या कि जब मैंने इसको और प्रिसाइज किया, जब मैंने टारगेट ढूंढे, अब जब मैंने टारगेट ढूंढने शुरू किए तो मैंने इसके लिए मुझे अब जीनोमिक एनालिसिस करना शुरू किया। इसको जीनोमिक एनालिसिस क्या होता है? जिसका मतलब है प्रिसिजन मेडिसिन। प्रिसिजन मेडिसिन का मतलब है मैंने कैंसर टिश्यू उठाया और मैंने उसमें देखा कि कौन कौन से पाथवेज खराब है। ओके। ठीक है।
और वो पाथवेज मतलब कौन कौन का जीन DNA म्यूटेशन खराब या है। एबरेशन हुआ, अच्छा। नॉर्मल डीएनए सब में है, उसमें कौन सी ऐसी एबरेशन हुई जिसकी वजह से कैंसर बना, ओके। और क्या मैं उस एबरेशन के अगेंस्ट मैं टारगेट ढूंढ सकता हूँ। अब टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी यही चीज है। ठीक है। तो हमने अब टारगेट ढूंढने शुरू किए, तो इवॉल्व हो गया, तो अब हम और प्रिसाइज हो गए कि मैंने इसको, तो उससे हमारे रिजल्ट्स और बेटर हो गए। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आने लगा कि मेरे को ये जो साइडर ट्रीटमेंट है, मैंने कैंसर एक बार कम कर लिया, अब मुझे अपनी बॉडी की सिस्टम्स को ऐसा डेवलप करना है जिससे मेरे को कैंसर वापस ना आने पड़े, या मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, या मेरे साइड इफेक्ट्स कम हो जाए। यहाँ पे जब हम बात करने आते हैं, यहाँ पे हम फिर और अपनी चीज़ों पे समझते हैं कि मैंने क्या मैं ऐसा करूँ जिसमें हम रोल आता है सुपर फूड्स का, जिसमें रोल आता है डाइट का, जिसमें रोल आता है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन का। जब अब हम बात कर रहे हैं कि हम आजकल हम इतना प्रिसाइज कर सकते हैं कि हम ये भी बता सकते हैं कि कैंसर जो है वो किस तरह से मेटाबोलाइज हो रहा है, मतलब क्या वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पे चल रहा है या वो नहीं, अभी भी थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट। तो इसको हम प्रिसीजन मेडिसिन की बात करते हैं कि मैंने कैंसर का एबरेशन देखा, फिर मैंने कैंसर का मेटाबॉलिज्म देखा, तो मैंने अपनी फिर मॉडिफिकेशन वैसे करी। मैंने एक बार कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लिया, मैंने कैंसर को खत्म कर लिया। मैंने फिर अपनी टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी ऐड करी, तो मेरा ट्रीटमेंट और रोबस्ट हो गया, कैंसर लोड और कम हो गया। अब फिर मैंने अपनी मॉडिफिकेशंस ऐसे करी कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, मैंने अपना डाइट को मॉडिफिकेशन किया, या हम अपने सुपर फूड्स को ला सकते हैं जिसमें अब मैं कैंसर का रिकरेंस रोक पाऊंगा। तो ये सारा काम चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज की डेट में ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो गया है, बट अब ये काम इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी लास्टली अप्रैल 2025 में यूरोपियन सोसाइटी ने गाइडलाइंस निकाली हैं जिसमें उसने बोला है कि हमें मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना चाहिए, मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड्स होने चाहिए। मॉलिक्यूलर एनालिसिस का मतलब है कि मैं प्रेफर करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, बट हाँ प्रेफर करता हूँ कि मैं कैंसर का जेनेटिक एबरेशन या डीएनए या उसका कॉज ढूंढूं। पहले हम क्या करते थे कि हम सिर्फ एडवांस कैंसर या स्टेज 4 कैंसर की बात करें, अब मैंने कीमो दे दी, मैंने अभी कुछ हो नहीं रहा, चलो जब हम टेस्ट करके देख लेते हैं कौन सा डीएनए खराब है, क्या है। अब क्या हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पहले स्टेजेस पे भी कर लें। और इसका करने का मेथड भी अब आसान हो गया है। पहले होता था कि अच्छा अगर फैल गया है, लिवर में है या बोन में है, तो मुझे वहाँ की बायोप्सी लेनी है, लंग की बायोप्सी लेनी है। अब धीरे धीरे लिक्विड बायोप्सी का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है। लिक्विड बायोप्सी क्या होती है? लिक्विड बायोप्सी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैंने ब्लड सैंपल से ही ठीक है अपना जो कैंसर सेल या कैंसर का डीएनए हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। इससे पेशेंट को वो जो बायोप्सी की तकलीफ होती है वो नहीं होगी। एक सिंपल ब्लड सैंपल है। जो आगे हम बात कर रहे हैं कि आगे रिसर्च इस पे चल रही है कि हम कैंसर डिटेक्शन भी लिक्विड बायोप्सी पे करेंगे। आज से 10, 15, 20 साल में शायद ऐसा हो जाए, और होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिसमें हमें मैमोग्राम, कोलोनोस्कोपी ये सब की रिक्वायरमेंट शायद नहीं होगी। हम ब्लड सैंपल से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको कैंसर होने वाला है कि नहीं होने वाला। आज की डेट में अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। हम इस स्टेज को भी हम हर एक पेशेंट में नहीं बोलते, बट वो पेशेंट्स जिन्होंने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लिया, नहीं असर आया, या पहले कैंसर ठीक हो गया था, अब कैंसर फिर से वापस आ गया, उन केसेस में डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि आप जीनोमिक एनालिसिस कराइए। जीनोमिक एनालिसिस का मतलब है कि मैंने या तो टिश्यू लिया या मैंने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, मैंने कैंसर सेल का या कैंसर डीएनए आइडेंटिफाई किया। हम अपार्ट फ्रॉम जो डीएनए म्यूटेशन है वो भी हम पकड़ लेते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्यूमर वायबिलिटी। ट्यूमर वायबिलिटी का मतलब है कि मैंने कैंसर को का जो सेल है उसको 3D कल्चर किया और उसका माइक्रो एनवायरनमेंट लिया, तो हमने ट्यूमरॉइड मतलब कैंसर को मैंने लैब में ग्रो कर लिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में हमारी IITs इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। इससे हमें क्या फायदा होगा आगे चल के? आप ये देखो कि मैंने कैंसर को लैब में ग्रो कर लिया, ठीक है, अब मैं उस पर टेस्ट कर लूंगा कि मैंने कौन सी कीमो इस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही। मैं इम्यूनोथेरेपी बहुत एक्सपेंसिव है, आप
मतलब आप कह रहे हो कि पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करने से पहले आप उस जो सेल आपने जो टेस्ट लिया है उस पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो? हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी कौन सी काम कर रही है। हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें सुपर फूड या मेरी ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी रोल है कि नहीं है। और मैं आपको एक चीज, मैं खुद इस चीज के लिए अमेज था कि यूरोप में बहुत लैब्स हैं, जर्मनी, ग्रीस, इस पे बहुत काम हो रहा है वहां पे। और हमने नहीं बोला, जब मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखनी शुरू करी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने टेस्ट किया कीमो को भी, उन्होंने टेस्ट किया इम्यूनो को भी, और उन्होंने, आप जानते हैं, उन्होंने हमारी आयुर्वेदा को भी टेस्ट किया हुआ। वो खुद अपनी तरफ से टेस्ट कर रहे हैं। वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कर्कुमिन, जेनिस्टीन, रेस्वेरेट्रॉल, ये सब कितनी इफेक्टिव है। सॉरी। और मैंने कुछ पेशेंट्स की जो रिपोर्ट देखी और कुछ पेशेंट्स जो हमने भी ये कराए, तो हमें तो ये चीज़ जान के समझ आने लगी कि मैंने कई बार ऐसी चीज़ देखी कि हमारी जो हम सोचते हैं ना कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, वो इतना इफेक्टिव नहीं चल रहा था। मेरे ख्याल से ज़्यादा जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी वो भी इफेक्टिव थी। वाओ। इससे मुझे एक चीज़ और, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट हम ये डेवलप शुरू हो गया। अब जैसे आप कीमो देते हैं, जब आप कीमो देते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स कीमो पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। हाँ, कईयों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और कईयों को आता ही नहीं आता। अब होता क्या है कि जब हम जीनोमिक एनालिसिस कर रहे हैं तब हमें समझ आया कि कुछ कैंसर की जेनेटिक पाथवेज हैं जो सपोजिटली मेरे को कैंसर है और इनको भी, मेरे साथ वाले किसी को कैंसर है। इन्होंने कीमो लिया, इनको असर आ गया, मैंने कीमो लिया, असर ही नहीं आया। मैंने टारगेटेड भी लगा ली, मैंने इम्यूनो भी लगा ली, फिर भी असर नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है कि मेरा कैंसर जो है रेजिस्टेंस पाथवे, इसको हम बोलते हैं जीन्स ऑफ कैंसर रेजिस्टेंस, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस बेसिकली। MDR, MRP, GST, ऐसी कुछ जीन्स हैं जो कीमोथेरेपी को काम ही नहीं करने देती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कैंसर का ऐसा मेकअप बन गया है कि वो कीमोथेरेपी अंदर आएगी, उसको वो बाहर फेंक देगा, या कीमोथेरेपी जब आएगी उसको ऑक्सीजनेशन, प्रो ऑक्सीजन रेडिकल्स चाहिए। एक सर्टेन जेनेटिक पाथवे है जो ऑक्सीजन रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं, तो कीमोथेरेपी फिर काम नहीं कर पाती। फिर जब इसमें और डिटेल में जब आप जाते हो तो हमने सेल लाइन स्टडीज जब आप देखते हो, आप इसमें MDR, MRP, ये जो जीन्स हैं, आप चैट GPT में डालो, आप गूगल स्कॉलर पे डालो, आप उसमें बोलो कि मेरे को इसको कैसे कम करना है। तो जब आप इसमें जाके देखते हो मुझे इसको कैसे कम करना है, तो उसमें रोल आता है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। उसमें खुद ये आया जाता है कि क्वर्सेटिन, कर्कुमिन, जेनिस्टीन, ये सेल लाइंस पे रिसर्च हुई है। इवन कई एनिमल स्टडीज़ हैं, कुछ छोटे मोटे ह्यूमन ट्रायल्स भी हैं, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, बट अभी बहुत इनिशियल, बट उसमें दिखा है कि आप क्वर्सेटिन और इन सब को यूज़ करोगे तो ये जीन्स डाउन रेगुलेट होंगे। फिर हमने क्या किया कि हमने इनको इंटीग्रेट करना शुरू किया। अब इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हम कन्वेंशनल डॉक्टर हैं और जो हमारे दोस्त हैं आयुर्वेदा वाले, वो हम बात ही नहीं करेंगे आपस में। वो कहेंगे हम है, वो बोलेंगे नहीं हम है, और ये गलत बात है। फिर जब समझ आता है कि हाँ, अब मैंने अगर कीमो देनी है तो मुझे इसको अगर यूज़ करना है तो मुझे यूज़ ऐसे करना है कि मेरे को जो कीमो की हाफ लाइफ को समझना है कि मेरी कीमो एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ के अंदर बॉडी में रहेगी, उसके बाद वो निकलेगी। जब वो कम होना असर होगा तब मैं सुपर फूड ऐड कर लूँ, क्योंकि सुपर फूड क्या है, ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर मैं एकदम साथ में दूंगा तो कीमो का असर नहीं आएगा, बट मैं कीमो का जो वो टाइम है जब कीमो ने अपना काम करके निकल रही है तब मैं सुपर फूड ऐड कर दूं। जब मैंने सुपर फूड ऐड किया या मैंने ऑफ लेबल मेडिसिन ऐड करी, जैसे हम आइवरमेक्टिन जो हमने कोविड में बहुत यूज करी, उसको जब हम ऐड करते हैं तो जो नेक्स्ट साइकिल कीमो है तो उसका कीमो का रेजिस्टेंस वो इन जीन्स को डाउन रेगुलेट करेंगे और जो नेक्स्ट साइकिल है कीमो का उसका असर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर, आपने बताया कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें सुपर फूड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे तो आपने काफ़ी सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया। आपने बताया कि कीमोथेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपीज होती हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ की भी हमने बात की। तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, जब पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, कैसे डिसाइड होता है कि किस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर इफेक्टिव होगा? चूज़ कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट? देखिए, जो अभी भी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये अभी एट रिसर्च लेवल पे। स्टैंडर्ड लेवल ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई स्टेज 1 स्टेज 2 पेशेंट आता है
तो हम उनको फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड ऑप्शन ही दिया जाता है, आप वो ट्रीटमेंट कराओ। ये हम बात ऑफर करते हैं आज की डेट में जब कोई पेशेंट जिसने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लिया असर नहीं आया, या कैंसर वापस आ गया, या कैंसर स्प्रेड हो गया जो स्टेज 4 पे चला गया। अब यहाँ पे जब मेरे पास स्टैंडर्ड ऑप्शंस, मैंने कीमो ट्राई करी, नहीं आ रहा सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने पहले एक इम्यूनोथेरेपी ऐड करी थी या अब मैं इम्यूनोथेरेपी ऐड करूं कि नहीं करूं, टारगेटेड मेडिसिन ऐड करूं कि नहीं करूं। और इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड मेडिसिन, ये सब ऐड करने के कॉस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, हम सबको मालूम है कि एक्सपेंसिव है। अब फिर हम कहते हैं कि तब आप ये टेस्ट करा लो। इसमें क्या है कि हम फिर या तो टिश्यू की बायोप्सी, प्रेफरेबली हम यूरोपियन लैब से कोलैबोरेट करते हैं जिसमें हम लिक्विड बायोप्सी करते हैं। लिक्विड बायोप्सी आसान होती है, पेशेंट स्टेज 4 पेशेंट में बार बार पोक करने की जरूरत नहीं है। वो हमें डीएनए का पूरा बताते हैं और साथ में वो ट्यूमर वायबिलिटी बताते हैं। अब मुझे समझ आया कि मेरा ये जेनेटिक पाथवे खराब है, इसके अगेंस्ट ये टारगेटेड होनी चाहिए, और वो टारगेटेड मुझे इन विट्रो का मतलब है कि मैंने लैब में टेस्ट किया कि हाँ ये काम कर रहा है। क्या ये 100% बॉडी में काम करेगा? नहीं, ये अभी भी नहीं है, क्योंकि कैंसर तो हमने रिप्रोड्यूस कर लिया, हमने ह्यूमन बॉडी रिप्रोड्यूस नहीं करी। तो जो हमें समझ आया 60-70% ये होता है कि काम कर जाता है, 30-40% आपको दिख रहा है लैब में काम कर रहा है, बट असली में फिर भी काम नहीं करता है। क्योंकि और मल्टीपल फैक्टर हैं जो अभी हमने समझने हैं। तब हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये कीमोथेरेपी है, ये इम्यूनोथेरेपी है जो आपको लेनी चाहिए। अब इसके साथ हमें आइडेंटिफिकेशन होती है पूरी जीनोमिक पाथवे की, कैंसर में कौन सा पाथवे चल रहा है। कि सपोजिटली अगर मैं थोड़ा सा मैं अब टेक्निकल जाऊंगा इसमें, कि कुछ पाथवे होते हैं EGFR, HER2, VEGF, ये कुछ कैंसर जीन है जो कैंसर पेशेंट्स समझ आते हैं कि तो हमें समझ आ गया कि मेरा टारगेटेड ये है, और मुझे ये भी समझ आ गया कि मेरा जीन रेजिस्टेंस कितना है, कि रेजिस्टेंट फैक्टर्स कितने हैं, कि मेरा हो सकता है मेरा कैंसर इसलिए काम असर नहीं आ रहा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या करेंगे हम, और साथ में हमें ट्यूमर वायबिलिटी में ट्रेडिशनल मेडिसिन भी समझ आ जाती है। हमें समझ आ जाता है कि करकुमिन का क्या रोल है, हमें समझ आ जाता है ग्रीन करकुमिन इज हल्दी, ग्रीन EGCG जो ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, बर्बरिन इस दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, क्वर्सेटिन फ्लेविनॉइड जिसको हम बोलते हैं वो फ्लेविनॉइड्स होते हैं, सल्फोरोफेन ऐसी चीज़ है जो जिसको हम अगर मैं बोलूँ तो ब्रोकली, कैबेज, इस सब की बात हो रही है। और जो थाइमोक्विनोन जो बेरीज हैं, फ्लैक्सीड ऑयल हैं, ये सब की ये सारे इफेक्टिव होते हैं। इस सब का भी हमें आइडिया लग जाता है कि ये इसमें कौन कौन से चीज काम करेंगे और कौन कौन सी चीज इफेक्टिव है। अब मैं आपको एक सर्टेन पाथवे है जिसको हम बोलते हैं EGFR। ठीक है। EGFR के पास हमारे पास टारगेटेड भी है, और साथ में हमारे पास जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसमें हम करकुमिन की बात करते हैं या हल्दी की बात करते हैं, और ये प्रूवन रिसर्च है कि EGFR के अगेंस्ट हल्दी अच्छा काम करती है। वाओ, तो हल्दी कैसे लेनी होती है उस टाइम पे? अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जो हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता है कि हमें ये समझ आ गया कि हल्दी के अंदर एक जो एक्टिव कंपाउंड है कुरकुमिन जो है वो जब मैंने एनिमल स्टडी देखी है वो देखी, हमें 2 to 4 ग्राम लैब हमें समझ आ गया कि ये इस डोज पे काम करेगी। अब उतना कुरकुमिन देने के लिए हमें बहुत हल्दी खानी पड़ेगी, और दूसरा उतनी हल्दी एब्जॉर्ब भी होगी कि नहीं होगी हमें ये भी। तो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे अभी रिसर्च इज रिक्वायर्ड इज कि ये जो मेरे को 2 to 4 ग्राम कुरकुमिन जो मैंने देखा कि ये काम करेगी, ये मुझे कैसे मिलनी चाहिए। क्या मुझे इसका कैप्सूल बनाना चाहिए, क्या मुझे इसको कच्ची हल्दी लेनी चाहिए, और मुझे कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, और उसका साइड इफेक्ट क्या है, और मेरी जो कीमो के साथ वो कैसे इंटरैक्ट करेगी। यहाँ पे हम अभी कमजोर हैं, हमें नहीं पता है। तो हम जो बेसिकली करते हैं वो ये करते हैं कि हमने कीमो लिया, कीमो की हाफ लाइफ खत्म हुई, फिर हमने देखा कि 2 to 4 ग्राम कुरकुमिन है, फिर हम अब जैसे मेरे पेशेंट में EGFR हाई है तो मैं ये बोलूँगा कि आप हल्दी का सप्लीमेंट ढूंढ लो। अब सप्लीमेंट इज क्या है सप्लीमेंट मतलब जो कैप्सूल्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह। ओके। और हम ये जरूर देखते हैं कि साथ में लिवर फंक्शंस वगैरह ठीक है कि नहीं है। ओके। तो आप ये, क्योंकि ये और कैप्सूल भी हम ये कहते हैं कि हम वो ढूंढ लो जिसमें इतना डोज हो। या आप अच्छा मेरे को नॉर्मली अब जैसे आप अभी लेटेस्ट हमारे जो जामिया है उन्होंने हल्दी का नैनो फॉर्मुलेशन बना रहा है, हमारे इंडिया ने बनाया है, और उसमें वो
क्लेम करते हैं कि ये जो है वो 1 ग्राम के अराउंड इसमें कुरकुमिन है। अगर मुझे वो 2 ग्राम लेना है तो ये मैंने खुद, और मैं लेने से पहले खुद भी ट्राई करता हूँ कि पहले पेशेंट को नहीं देता कि मैं खुद तो देख लूँ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो फिर हमने ये दिया और हम फिर उनको बोलते हैं अच्छा अगर EGFR है या ये है, आप 1 या 2 कैप्सूल ये ले लो, विच इज़ वेरी, एंड इंडिया में बना है, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है। और तो इससे फिर हमने देखना शुरू किया कि हाँ जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े हमें रिजल्ट्स बेटर आने शुरू हो रहे हैं। अभी हमने एक पहला पेपर पब्लिश किया है अभी, उसमें क्या है कि एक पेशेंट था हमारे पास जिनको जो मुंह में तंबाकू की वजह से कैंसराइजेशन हो जाता है, तो उनको पहले यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, तो फील्ड कैंसराइजेशन जो हम बोलते हैं मुंह के कैंसर में, कि तंबाकू की वजह से ना पूरे मुंह में चेंजेस हो जाते हैं, तो सेकंड प्राइमरी होने लग जाता है कि कभी कैंसर यहाँ हो जाता है, कभी यहाँ हो जाता है। तो उनको हर 6-8 महीने में एक नया कैंसर बन जाता था। उनका पहले यहाँ सर्जरी हो चुका था, यहाँ सर्जरी हो चुका था, यहाँ की आधी हड्डी निकल गई, यहाँ की आधी हड्डी निकल गई, यहाँ पर नेक डाइसेक्शन हो गया। उनका मतलब पूरा जो मुंह था वो स्कार्ड था। अब जब हमने एक बार उनको रिसेक्ट किया तब हमने कहा कि यार ये तो सोचना चाहिए कि इनको दोबारा कैंसर ना हो। फिर हमने उनका पूरा एनालिसिस किया, उसमें हमें कुछ जीन समझ आई कि इनके जेनेटिक मेकअप में ये इश्यूज हैं। फिर हमने उनके जेनेटिक मेकअप को इशू समझ के फिर हमने उनके सुपर फूड्स को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमको जो जीन्स मिल रही थी उसके पास मेरे पास कन्वेंशनल मेडिसिन में कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसमें मेरे पास ऑप्शन ही सुपर फूड के लिए था। और वो सुपर फूड हमने आइडेंटिफाई किए, वो सुपर फूड्स पे हमने पेशेंट को रखा, उनकी डाइटरी चेंजेस को आइडेंटिफाई किया, उसको चेंज किया। आज पिछले 2 साल हो गए और ये पेपर मेरा लास्ट ईयर पब्लिश हुआ है, जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिसिन का जर्नल है, उसमें इसमें पब्लिश हुआ कि हमने कैसे जीनोमिक एनालिसिस से उसको मैप किया सुपर फूड्स पे, और सुपर फूड से फिर हमने कैंसर रिकरेंस को रोका। आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसी बात पे आती है कि अभी टाटा में जो एक्ट्रेक है वो भी उस पर काम कर रहा था, उसमें रेस्वेरेट्रॉल पे एक टैबलेट बना रहे थे। रेस्वेरेट्रॉल अगेन एक सुपर फूड है जिसको हम बोलते हैं कि वो बेरीज में होता है, वाइन वगैरह, रेड वाइन में होता है उसका, और कॉपर का कॉमन। अब रेस्वेरेट्रॉल एक्चुअली कैसे काम करता है? रेस्वेरेट्रॉल क्या है, H टर्ट करके एक जेनेटिक पाथवे है हमारा कैंसर का। वो क्या है कि वो स्टेम सेल, मतलब मैंने ऑपरेट कर दिया, मैंने रेडिएशन दे दी, मैंने सब कुछ कर लिया, बट जो कैंसर स्टेम सेल हैं वो रह जाते हैं, वो रिकरेंस करते हैं। वो स्टेम सेल किस पे काम कर रहे हैं? स्टेम सेल काम कर रहे हैं H टर्ट पाथवे पे। H टर्ट पाथवे को डाउन रेगुलेट कैसे करोगे? रेस्वेरेट्रॉल से। सो रेस्वेरेट्रॉल एक्चुअली दैट इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द रिकरेंस। तो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को हमें डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए इस पे, और रिसर्च करनी चाहिए, और रिसर्च हमें करनी चाहिए। और ताकि हम इसको एटलीस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए तो यूज करें। बिल्कुल। अब मैंने एक चीज और, आप देखो जब पेशेंट कीमो ले रहा होता है तो उसका ब्लड काउंट घटने लग जाता है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर, यूके के पेशेंट, यहाँ आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया। अब ट्रीटमेंट लेके जब, तो उनको हमने कीमो भी, वो पहले भी कीमो लिया, यहाँ के उन्होंने कीमो लिया, टारगेटेड लिया, फिर ल्यूटिशियम थेरेपी, ये सब हुआ, तो उनका प्लेटलेट काउंट एकदम उठ ही नहीं रहा। हम टारगेटेड जो मेडिसिन हैं वो सब दे रहे हैं, उनका हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी दे रहे हैं। फिर हमने उनकी तरफ से आता है ये चीज़ कि उन्होंने वहाँ बात करी, ये किया, हमने भी कि आप, and now he changed his diet, he started using Giloy as a lot of superfood, and आज की डेट में he says for last 6 months he has not taken any platelet transfusion. Wow. So with dietary modification and superfood he definitely has prevented an adverse effect. हमने एक चीज़ और रियलाइज करी है इस सब में कि अगर मैं पेशेंट की डाइट को समझ लूँ और उसके हिसाब से अगर मैं कीमो में जो TLC काउंट गिरता है वो कम गिरता है। हम बालों पे भी काम कर सकते हैं। हमारे साथ 2-3 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ हमने काम किया जिन्होंने स्पेसिफिक
पाथवेज के अकॉर्डिंग बालों के लिए मेडिसिन क्रिएट जिससे बाल नहीं कम गिरते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ का कि क्या ये ऑल्टरनेटिव है हमारे स्टैंडर्ड कैंसर ट्रीटमेंट का, नहीं। बट क्या इसका कोई रोल नहीं है, ये भी नहीं है। आज आप बात समझो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ आती है कि हम कैंसर के मेटाबॉलिज्म को आज हम स्टडी कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि फास्टिंग, ग्लाइकोलिस डाइट में शुगर कम करनी चाहिए। जब हम पेट स्कैन करा रहे हैं किसी का, तो हम पेट स्कैन कैसे कर रहे हैं? हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के ऊपर एक रेडियो लेबल डाई लगाई और हमने इंजेक्ट किया या खिलाया और हमने सीटी खींचा, और वो जो ग्लूकोज जहाँ पे कैंसर सेल सबसे एक्टिव है वो जाके वहाँ जाएगा और वो चमकेगा और हम सीटी, यही पेट स्कैन से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट? सो डॉक्टर, अभी तक जितना भी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, हमने कैंसर के ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या क्या ट्रीटमेंट और कैसे डिसाइड होता है कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा। आपने ना सुपर फूड्स को काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि सुपर फूड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम थोड़ा डाइट पे आते हैं, थोड़ा डाइट को अच्छे से समझते हैं। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल वो अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शामिल करें जिससे उनके जो ट्रीटमेंट है उसको एक पुश पॉजिटिव मिलेगा और उनका कैंसर कम होने में, ट्रीट होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में शामिल करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो रोल आता है कि कंपैरेटिवली आपको शुगर्स कम लेनी चाहिए। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फास्टिंग पे चले जाओ। ओके। फास्टिंग वगैरह पे अभी डेटा जो है वो मतलब रोबस्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कैंसर डेफिनेटली शुगर पे चलता है या ग्लूकोज लेता है, बट हमारा नॉर्मल सेल, हमारा इम्यून सेल भी ग्लूकोज पे चलता है। और स्पेसिफिकली जब आप कीमो पे हो, वैसे ही आदमी नहीं खा पा रहा होता ढंग से, उस टाइम पे फास्टिंग या ऐसी कुछ चीज़ों को आप अवॉइड करो। आपने ट्रीटमेंट करा लिया, अब आप रिकरेंस के लिए प्रिवेंट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। अभी अगर आपने और डिटेल में जाना है तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, कुछ टेस्ट हैं बट दीज आर एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपका कैंसर ग्लूकोज पे चल रहा है कि ग्लूटामीन पे चल रहा है या फैट पे चल रहा है। तो जो ग्लूकोज पे स्पेसिफिक कैंसर चल रहा है उसमें फास्टिंग का अच्छा रोल होता है, आप उसको प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हो। बट जो ग्लूटामीन पे ज़्यादा है तो उसमें रोल किसका आता है? उसमें जो हमारी सात्विक डाइट है, वीगन डाइट है, हमें उसको उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, तो उससे हम कैंसर का वो जो उसका ट्रिगर पॉइंट है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अगर मैं जनरली चीज़ बोलूँ तो डेफिनेटली आपको सुपर फूड्स जैसे हल्दी हो गया, ग्रीन टी हो गया, बेरीज हो गए, आपको साथ में जो ये फ्लेविनॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, अदरक का कुछ रोल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में? जिंजर, लिकोरिस, ये सब का रोल है। ओके। अब इशू क्या है कि हमको या तो हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये स्पेसिफिक, अब क्या मैं जैसे अगर किसी का EGFR पाथवे हाई है तो कुरकुमिन इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर किसी का VEGF पाथवे हाई है तो ग्रीन टी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, अगर किसी का PIK3 mTOR पाथवे हाई है तो बर्बरीन becomes more important, बर्बरीन becomes दारू हल्दी, अगर किसी का TGF बीटा ये सब हाई है तो उसमें रेस्वेराट्रोल ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बट हम सप्लीमेंट तब तक नहीं एडवाइस करते क्योंकि सप्लीमेंट्स का हमें ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट्स का भी एडवर्स इफेक्ट होता है। सप्लीमेंट हम तभी एडवाइस करते हैं जब हमें पता हो कि ये पाथवे हमें आइडेंटिफाइड है, उसका हम सप्लीमेंट करते हैं। बट नॉर्मली लेस ग्लूकोज, मोर वीगन, high amount of fiber in your diet। अब अगर मुझे फ्रूट खाना है स्पेसिफिकली तो मैं चीकू, बहुत मीठा अंगूर से प्रेफर करके मैं तरबूज, पपीता, सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके। तो ये सब आप, बट ये नहीं है कि आप चीकू खाओ ना, उसको थोड़ा प्रेफरेबली कम रखो। बट अगर किसी को मीठे का शौक है, देखिए लाइफ का जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अब किसी को शौक है, अगर कैंसर क्या है, लाइफ को आपके इफेक्ट करता है। अगर आपकी लाइफ के जीने के जो स्टिमुलस है अगर वही कम हो जाए
तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती कम है। हो जाएगी। तो इफ समबडी गेट्स अ प्रेफरेंस कि मेरे को थोड़ा सा चॉकलेट खाना है, थोड़ा सा वो करना है, तो येस, इन मॉडरेशन यू कैन डेफिनेटली यूज दैट, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लेस डाइट विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, diet with lot of antioxidants, diet with lot of fibers should definitely be put into it so that your immune system and everything starts working and they will prevent a recurrence. ओके, और नॉनवेज खा सकते हैं कैंसर के पेशेंट्स? नॉनवेज में देखिए, अब नॉनवेज में क्या आता है कि अगर आप फिश पर्टिकुलर की बात करते हैं तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो इम्यून सिस्टम पे काम करता है। ठीक है। तो आपको ले सकते हो आप, बट अगर आप रेड मीट ज़्यादा ले रहे हो, ओके, उसका पॉइंट कम है, वो अगर स्पेसिफिकली आप कोलोन कैंसर के पेशेंट हो, आप रेड मीट ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप ट्रिगर करोगे आप अपने आप को। बेसिकली क्या होता है कि कैंसर भी इन्फ्लामेशन के अराउंड होता है। तो कोई भी ऐसा व्हाट इज जो हम इंडिया में जब हम अपनी ट्रेडिशनल बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें खुद इन्फ्लामेशन ना हो। क्योंकि कैंसर अगर मैं इन्फ्लामेटरी स्टेट में हूं ना, इन्फ्लामेटरी स्टेट में मेटास्टेसिस ज्यादा होता है, फैलता ज्यादा। तो अगर मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ जिससे मेरी बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, चाहे कोई भी हो, तो मैं उसको कैंसर को तो प्रमोट कर ही रहा हूँ ना। तो मैं ऐसा खाना क्यों ना खाऊं जिससे मेरी बॉडी की इन्फ्लामेशन कम हो जाए, जिससे मुझे बॉडी की रिकवरी बेटर मिले। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे और साइंटिफिकली एक्सप्लोर करें और डेवलप करें तो हमारे ओवरऑल ट्रीटमेंट मेथड को भी हम चेंज कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इट वुड बी एन इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, रादर देन हम अभी क्या कर रहे हैं ना, हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ट्रू। बट अभी जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, हमें उसमें अपनी चीज़ों को डेवलप करना चाहिए और हमें अपनी चीज़ों पे और काम करना चाहिए। हो सकता है कि हम और बेटर ट्रीटमेंट डेवलप कर पाए। ऑल्सो डॉक्टर, एग का क्या रोल होता है? एग को खा सकते हैं कैंसर पेशेंट्स? एग में अब किसी का प्रोटीन लॉस हो रहा है, स्टेज 4 पेशेंट है जिसका एल्बुमिन कम है, तो वो पेशेंट को अगर हमें प्रोटीन देना है तो हमें एग देना चाहिए। बट अगर किसी का एग मतलब प्रोटीन एडिक्वेट है, सब ठीक है, और ही वांट्स टू अवॉइड, देन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि मुझे एग देना ही देना है। दिन में कितने अंडे खाते हैं अगर कैंसर पेशेंट को? उनके लिए वो नहीं है कि कुछ नहीं है? हमें इतने अंडे खाने हैं और इतने अंडे नहीं खाने हैं। हाँ, क्योंकि हर एक पेशेंट की अपनी प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है। अब एक पेशेंट है जो थ्रू आउट वेजिटेरियन रहा है, वो कह रहा है उसको अगर प्रोटीन देना है और उसको हम बोले नहीं तो एग ही ला, तो एग खाएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर प्लांट बेस्ड डाइट्स जिसमें हम प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। और एक मोटी एक चीज है, एनीथिंग व्हिच इज प्लांट बेस्ड is less inflammatory, more palatable. This is a normal concept across Indian traditional medicine. So हमें preferably जब भी हम कैंसर या कैंसर पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट हमें प्रेफरेबली थोड़ा सा प्लांट बेस्ड डाइट्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। बट अभी मेरा प्रोटीन मसल मास कम है, मैं उसमें, तो अगर मेरे को एग लेना चाहिए तो हम ले सकते हैं। ओके। ऑल्सो जो सिद्धू जी हैं, उनकी जब वाइफ को कैंसर हुआ था तो उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए थे। उन्होंने बोला था हमने अपनी वाइफ को पेठे का पानी पिलाया था, उससे काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ। तो पेठे के पानी का कुछ रोल है ट्रीटमेंट में कैंसर के? पेठे के पानी में उसमें अगर वो अल्कलाइन वाटर की बात कर रहे थे, आई एम नॉट श्योर वेदर पेठे का पानी अल्कलाइन है कि नहीं है, बट अब कैंसर क्या है, जब हम पानी की अल्कलिनिटी और पानी के टेम्परेचर की बात करते हैं कि तो अगर मैं अपने बॉडी का टेम्परेचर हाइपरथर्मिया का कैंसर ट्रीटमेंट में अच्छा रोल है। हाइपरथर्मिया से कीमो का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है, हमारी इम्यूनोथेरेपी की इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर जर्मनी में हाइपरथर्मिया बेस्ड कीमो है, मतलब वो हाइपरथर्मिक मशीन्स उन्होंने डेवलप करी हैं। इंडिया में भी कुछ अब डेवलप हो रहा है। अब जैसे मैंने अगर ब्रेस्ट कैंसर है और मैं कीमो देना है, तो मैं इस ब्रेस्ट का पर्टिकुलरली टेम्परेचर बढ़ा लूँ तो मेरी कीमो का, आप खुद ही जानते हैं ना, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वहाँ क्या होता है, थोड़ी रेडनेस बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो मेरा रोल बढ़ जाएगा, मेरी दवाई की डिलीवरी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये प्लस कैंसर हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा चलता है। कैंसर, जब कैंसर को अपने आप को बचाना है, या कैंसर सेल जब अपने को कीमो से या किसी से बचाता है, रेडिएशन से बचाता है, तो क्या करेगा, अपने अराउंड एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप करेगा।
तो जितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा उतना कैंसर ठीक होने का चांस कम होगा। और ये नोन फैक्ट है, आप ChatGPT में डाल दो, दिख जाएगा आपको। अगर मैं अपने अल्कलाइन वाटर से अगर मैं उसको प्रेफर करके अगर उसका एसिडिक एनवायरनमेंट 1% भी कम करता हूँ या 2% भी कम करता हूँ तो उसमें कोई हार्म नहीं है। बिल्कुल। सिद्धू जी ने जो बात करी उसमें हमें उसको आउटराइटली नेगेट नहीं करना चाहिए, बट हमें डेफिनेटली जो अभी जो नया कॉन्सेप्ट है जिसमें यूरोप में इतनी डेवलपमेंट हो रही है उसका यही है कि आप जीन्स को आइडेंटिफाई करो। जीन्स को आइडेंटिफाई करके आप देखो कि मेरे पास कन्वेंशनल मेडिसिन में कोई ऑप्शन है, मेरे पास टारगेटेड में क्या ऑप्शन है। अगर मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही, क्या मैं सुपर फूड्स ले सकता हूँ? डेफिनेटली लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनदीप, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को कैंसर ट्रीटमेंट पर इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी। डाइट के रोल को बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्या क्या फूड आइटम्स अगर डाइट में कैंसर पेशेंट शामिल करते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।